Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class and in this class we are going to discuss the topic homeostasis. Basically we have already discussed this topic in the previous lecture that what is homeostasis and what's its definition and how homeostasis works and how many it has types. Different चीजें जो है हमने previous lecture में discuss की हैं. लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि होमियोस्टैसिस जो है वो अपना ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना होमियोस्टैसिस मेंटेन करता है. तब हमने बात की थी कि एज अ होल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना होमियोस्टैसिस मेंटेन कर सकता है. लेकिन आज जो हमने बात करनी है वो ये है कि होमियोस्टैसिस जो है वो सेल लेवल पर मेंटेन होता है. एज अ होल तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना होमियोस्टैसिस मेंटेन कर ही रहा होता है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का हर सेल अपने तौर पर जो है वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, मतलब अपना होमियोस्टैसिस मेंटेन कर रहा होता है. तो अब इसको हम देखते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कीप चेंजेस इन नैरो रेंज. कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका तो जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट जो है वो नैरो रेंज में चेंज होता रहता है. मैंने वर्ड यूज किया था लास्ट टाइम कि नैरो रेंज. नैरो रेंज से क्या मतलब है कि फिक्स रेशियो नहीं है कि अगर 46 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखेगा, ऐसा नहीं है. उसको जो है नैरो रेंज में रखेगा, करीब करीब रेंज में रखेगा. इस चीज को मैंने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है. होप सो आपको नैरो रेंज का कांसेप्ट बिल्कुल अच्छे से कंफर्म होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल अपना होमियोस्टैसिस कैसे मेंटेन करता है. एक जो सेल होता है ना बेटा, उसने अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना होता है. एक जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन के बाहर जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज होगा सेल ने उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करना है. ठीक है, और सेल जो है वो उस तरह से होमियोस्टैसिस को रिस्पॉन्स करता है. अब ये जो सेल होता है ना उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है चेंजेस तो उसके अंदर भी आती हैं. उसके लिए मैंने वर्ड लिखा लेस. अब लेस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चेंजेस आती नहीं है, कम चेंजेस आती है, लेकिन जो ज्यादा चेंज आता है वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जो सेल होता है उसके पास दो किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं. एक होता है इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट, जो सेकंड होता है वो होता है वैस्कुलर एनवायरनमेंट. अब हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है. बेटा जब हम बात करते हैं टिश्यू की, एक टिश्यू है उसके आसपास उसका अपना एनवायरनमेंट होता है. देखिए ये टिश्यू मैंने बनाया है, इसके आसपास उसका मैंने एनवायरनमेंट बना दिया है. अब ये जो टिश्यू है इसका जो आउटसाइड का एनवायरनमेंट है ये इसका इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट कहलाएगा. लेकिन जब मैं बात करूंगी इस तरह, ये कैपिलरी है, ये एक वेसल है जिसके अंदर ब्लड जो है वो जा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है. तो अब इसको ये देखिए ये जितने भी कैपिलरीज है ये जो इनसाइड वेसल जो है वो टिश्यू है तो टिश्यू ही लेकिन वो क्लोज है इनसाइड द वेसल. तो इस चीज को हम क्या कहेंगे वेस्कुलर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. अब ये जो क्या है वेसल के अंदर है तो हम क्या कहेंगे वेस्कुलर एनवायरनमेंट. तो ये दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं सेल के पास. फिर हम ये देखते हैं बार-बार ये चीज मैंने आपको बताई है, बार-बार हम ये चीज डिस्कस की है कि एक जो सेल है वो अपना होमियोस्टैसिस मेंटेन करता है नैरो रेंज में. तो सेम जैसे ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज में मेंटेन करता है, बिल्कुल सेम तरीके से सेल भी नैरो रेंज में मेंटेन करता है, कभी भी फिक्स क्वालिटी को अटेन नहीं कर सकता. नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि सेल के पास दो किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑर्गेनिज्म दो किस्म के एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है. लाइक बहुत ज्यादा जो है वाटर होगा तो सेल का इनसाइड जो है उसके पास भी वाटर ज्यादा होगा. फिर क्या होगा कि अगर बाहर ड्राई कंडीशंस है तो सेल को भी जो है वो सेल की इंटरनल कंडीशंस को क्या है ड्राई कंडीशंस फेस करना पड़ेंगे. तो ये वही है कि इनसाइड द सेल कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द वाटर सप्लाई. कि जो सेल का इनसाइड है वो चेंज करता है, फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द वाटर सप्लाई. अगर बाहर सप्लाई वाटर का ज्यादा होगा तो इनसाइड भी ज्यादा होगा, बाहर कम होगा तो सेल के अंदर वाटर कम होगा. ठीक है जी. अब इस कम और ज्यादा की कंडीशन को सेल में मेंटेन रखना होता है. उसके लिए क्या आता है जी कंट्रोल सिस्टम होता है. अब बेसिकली कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंट्रोल सिस्टम जो है ना बेटा ये मेंटेन करवाता है कंडीशंस को. अगर बाहर ज्यादा वाटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सेल को अपने सर्वाइवल के लिए 25 लीटर का जो है वाटर चाहिए 25 लीटर, तो ये तो नहीं होगा कि 25 को 50 लीटर तक पहुंच गया है. बाहर अगर वाटर ज्यादा है तो सेल को अपने सर्वाइवल के लिए 25 लीटर वाटर चाहिए, लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा वाटर है. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेल अपने अंदर जो 50 लीटर वाटर रख ले. तो क्या होगा ये कंट्रोल सिस्टम क्या करवाएगा, चाहे जितना भी ज्यादा वाटर हो गया है इसको लिमिट में रखेगा, 25 डिग्री में ही रखेगा. अगर ज्यादा वाटर हो जाएगा तो इसको रिमूव करवा देगा. अगर सेम ऐसा ड्राई कंडीशन में देखते हैं बाहर वाटर जो है वो कम है लेकिन सेल को सर्वाइवल के लिए चाहिए 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 लीटर वाटर चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं एक
कंडीशन बता रही हूँ, ये बिल्कुल पेट कोई यूनिट्स नहीं बता रही हूँ। अगर सेल को जो है वो चाहिए 36 वाटर या आप ये कह दें 5 लीटर वाटर चाहिए सेल को ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, तो अब सेल के पास तो बहुत ज्यादा कम वाटर है, 3 लीटर वाटर है, तो अब क्या करेगा ये कंट्रोल सिस्टम, क्या करेगा वाटर को सर्च करना स्टार्ट कर देगा, वाटर को जो है बॉडी के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह हमारा कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। अगर वाटर कम होगा तो वाटर की स्टोरेज और सर्चिंग स्टार्ट कर देगा, अगर वाटर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवा देगा। ये काम है कंट्रोल सिस्टम का। सेम है ये मैंने यहाँ पे बता दिया कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है कि हम वाटर सप्लाई होगा तो वाटर को रिमूव करवाएगा, अगर ड्राई कंडीशन होगी तो क्या करेगा ये वाटर को स्टोर करवाएगा, अगर वाटर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको स्टोर करवाएगा ताकि उसका रिमूवल ना हो, और सेल के आसपास जो वाटर को दोबारा से सर्च भी करेगा कि और वाटर जो है वो सेल के पास आ जाए। नेक्स्ट इस वीडियो में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है कि कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैंने एक लाइन लिखी है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना वो कभी भी सेल को अलाउ नहीं करता कि सेल फ्लडेड हो जाए। ये बात जो मैंने यहाँ पे बयान की है कि वाटर अगर बाहर बहुत ज्यादा होगा तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं करेगा कि इसको 25 चाहिए तो उसको 50 बना देगा क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा है। नहीं, कंट्रोल सिस्टम कभी भी अलाउ नहीं करता, अगर वाटर कम है तो उसको जो है वो नैरो रेंज पे लेके आएगा, अगर ज्यादा है तो भी नैरो रेंज पे लेके आएगा, वाटर को फ्लडिंग से भी बचाएगा और ड्राई कंडीशन से भी बचाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम की अडैप्टेशन क्या है। सेम एज वही अडैप्टेशन होगी कि अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर को रिमूव करवा दिया जाएगा, अगर वाटर कम है तो वाटर को मजीद स्टोर किया जाएगा, उसको जो है वो सर्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो अडैप्टेशन है ना वो क्यों, ये कंट्रोल सिस्टम की अडैप्टेशन होती क्यों है, इनको क्यों हम करते हैं, क्यों जो है हम कंट्रोल सिस्टम यूज करवा रहे होते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना बेटा बेसिकली वो सेल्स के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है नैरो रेंज पे। मैं बार-बार नैरो रेंज की बात करती हूँ क्योंकि बॉडी का नैरो रेंज में रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेल जो है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अगर फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर दे तो सेल की दिनों में डेथ हो जाएगी, दिनों क्या घंटों में डेथ हो जाएगी। अगर बाहर का टेंपरेचर जो 46 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारी बॉडी का टेंपरेचर भी क्या हो जाएगा 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो सेल के तमाम जो प्रोटीन्स होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे और कोई भी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से बॉडी का नैरो रेंज में रहना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में हम एक और टर्म देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है बेटा मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि आपकी बुक में जो है थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दी हुई थी, इसी के साथ मैंने इसको कवर किया है कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। That's enough for today. Thank you very much. Fi amanillah. Allah Hafiz.